Hello everyone, this is Sapna Dhyani Sharma with you. Welcome in my channel Learning Center. Today we are going to do Class 8 Geography NCERT Chapter 2 Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है। अगर आपने इससे पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक देख पाएंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है वाटर। प्रीवियस वीडियोज़ में हमने पढ़ा था लैंड एंड सॉइल के बारे में और आज हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में। वाटर एक वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, मतलब ये दोबारा से हम लोगों को वापस मिल जाता है। 3/4 ऑफ अर्थ का जो सरफेस है वो वाटर कवर करता है, इसलिए अर्थ को वाटर प्लेनेट भी कहा जाता है। जो प्राइमेटिव ओशियन है उनमें जो लाइफ स्टार्ट हुई थी वो 3.5 बिलियन ईयर्स पहले हुई थी। मतलब जो प्राचीन जो सागर होते हैं, जो ओशियंस होते हैं, उनमें जो लाइफ स्टार्ट हुई थी वो 3.5 बिलियन ईयर्स पहले हुई थी और आज तक जो ओशियन कवर करते हैं 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस को वो कवर करते हैं और सपोर्ट करते हैं रिच वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ को। ओशियन वाटर स्लाइन होता है और ह्यूमन कंजप्शन के लिए, कंजप्शन मीन्स होता है सेवन, तो ह्यूमन के कंजप्शन के लिए वो फिट नहीं होता है। और जो फ्रेश वाटर है वो है 2.7%, नियरली 70% अकर करता है, जो कि आइस शीट्स में, ग्लेशियर्स में एंड अंटार्कटिक, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन्स में ओनली 1% वाटर ही है जो कि अवेलेबल है ह्यूमन यूज़ के लिए। जो हमें ग्राउंड वाटर में मिलता है, रिवर से मिलता है, लेक से मिलता है और सरफेस वाटर से मिलता है, जो वाटर वेपर की फॉर्म में मिलता है। एटमॉस्फेयर में फ्रेश वाटर हमारी अर्थ के लिए मोस्ट प्रीसियस है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वाटर हमारी अर्थ के लिए। वाटर एक बहुत ही प्रीसियस सब्सटेंस है। वाटर ना ही ऐड किया जा सकता है, ना ही इसे सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है, मतलब ना ही इसको बढ़ा सकते हैं, ना ही इसको घटा सकते हैं। इसकी वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहती है और इसकी जो एब्यूरेंस है वो वेरी करती है, क्योंकि वाटर साइकिल होती है। वाटर हमेशा कांस्टेंट मोशन में रहता है। इवेपोरेशन है, प्रेसिपिटेशन है, रन ऑफ है और ये सब क्या है, वाटर साइकिल के नाम से इनको जाना जाता है। और ह्यूमन के लिए जो वाटर है वो सिर्फ उसके ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, सिर्फ इन्हीं पर्पज़ से यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि प्रोडक्शन के लिए भी वाटर का यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी है, थ्रू रिजर्व्स ऑफ डैम्स आर अदर यूजेस। और जो हमारी पॉपुलेशन है वो लगातार इंक्रीज़ होती जा रही है, तो उसकी डिमांड के लिए जो फूड है, जो क्रॉप्स हैं, इन सब की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। और जो पॉपुलेशन है उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए जो फ्रेश वाटर की डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है। तो इससे क्या है, जो वाटर सोर्स है इन सब में क्या है, वाटर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, वाटर पोल्यूशन हमारे लिए एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है वो बनती जा रही है। चलिए अब आगे का टॉपिक देखते हैं, प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। तो ये जो प्रॉब्लम है वाटर अवेलेबिलिटी की, ये वर्ल्ड के बहुत सारे रीजन्स में है, लाइक अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्टर्न मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका। तो ये जो सारे रीजन्स हैं इन सब में क्या है, फ्रेश वाटर की प्रॉब्लम को देखा जा सकता है। एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो, तो इन कंट्रीज़ में जो है ग्रेट वाटर प्रॉब्लम को देखा जा सकता है। और इसका जो रीज़न है वो ये है कि सीजनल रेनफॉल होता है और जो हमारी जो वाटर बॉडीज़ हैं उन्हें हम क्या है, इनका ओवर एक्सप्लोटेशन करते जा रहे हैं, इनको ओवर यूज़ करते जा रहे हैं और हमारा जो वाटर है वो पॉल्यूट होता जा रहा है। तो इसलिए जो प्रॉब्लम है वाटर की वो हमें फेस करनी पड़ रही है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज उनका कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं। जो क्लीन और एक्वेटिक वाटर है वो मेजर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आज स्टेप्स लिए जाने चाहिए जिससे कि इस प्रॉब्लम को हम हटा सकें, इसको रिमूव कर सकें। आज भी जो वाटर है वो रिन्यूएबल है, मतलब अभी भी जो वाटर हमारे पास अवेलेबल है, जो पहले जैसे वो रिन्यूएबल था वैसे ही वो आज भी है। उसका पोल्यूशन उसको अनफिट बना देता है, उसको उसमें जो डिस्चार्ज किया जाता है, जो भी मतलब गंदी चीज़ें होती हैं उनको बहा दिया जाता है पानी में,
जैसे कि सेवेज हैं और एग्रीकल्चर केमिकल, जो एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाले जो केमिकल्स होते हैं और इंडस्ट्रियल जो इन्फ्लुएंट्स होते हैं, वो एक तरह से क्या है, ये वाटर बॉडीज़ में डाल दिए जाते हैं और ये क्या है, हमारे वाटर को वेस्ट कर देते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं। जैसे कि हमारी जो यमुना रिवर है वो क्या है, अभी मतलब प्रेजेंट टाइम में वो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूट है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो वो बिल्कुल गंदे नाले की तरह बिल्कुल दिखाई देती है, जो कि हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट रिसोर्स है और इसे हम बिल्कुल बर्बाद किए जा रहे हैं। हम जानते हैं कि जो रिवर्स होती हैं वो हमारे लिए कितनी यूज़फुल होती हैं, फिर भी क्या है, हम उन्हें वेस्ट किए जा रहे हैं। और इसके अलावा उसमें हम प्लास्टिक डाल रहे हैं और जो सारी की सारी चीज़ें वाटर को अनफिट बना रही हैं, हम उन चीज़ों को क्या है, वाटर में डाल रहे हैं, उसको पॉल्यूट कर रहे हैं और ये सब चीज़ें वाटर बॉडी को अनफिट बना रही हैं ह्यूमन के लिए। और जो फॉरेस्ट है, जो फॉरेस्ट और अदर वेजिटेशन कवर जो पानी को बहने से, मिट्टी को ख़राब होने से बचाता है, मतलब जिससे कि मिट्टी का कटान नहीं होता। और वो क्या है, हम उन सबको खोते जा रहे हैं, मतलब फॉरेस्ट कट हो रहे हैं, ट्रीज़ कट हो रहे हैं, तो इससे क्या है, पानी का भी नुकसान हो रहा है और सॉइल का भी। तो अंडरग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश करता है, वाटर हार्वेस्टिंग से भी हम क्या है, पानी को बचा सकते हैं। तो ये आगे हम कुछ, मैं यहाँ पे कुछ मेथड बताए गए हैं जिन जिन तरीक़ों से हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, तो वाटर को बचा सकते हैं। तो चलिए आगे उन्हें जान लेते हैं। सो फर्स्ट मेथड इज़ फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज़ करना। वो पेड़ों की जड़ें जो होती हैं पानी को बांध के रखती हैं और सरफेस को उस मतलब ऐसे ही बहने नहीं देती, पानी को वो बांध के रखती हैं। वाटर हार्वेस्टिंग करना, मतलब वाटर हार्वेस्टिंग जैसे कि राजस्थान में पहले वाटर हार्वेस्टिंग की जाती थी, अभी भी काफ़ी जगह पे की जाती है। जब बारिश पड़ती थी तब छत पर उसको पे एक लिड लगा दी जाती थी, एक पाइप लगा दिया जाता था, पाइप के थ्रू जो पानी है वो टैंक में डाल दिया जाता था और जब वाटर की कमी होती थी तो उस पानी को यूज़ किया जाता था। इरिगेशन में हम जो वाटर इरिगेशन हम मतलब सिंचाई करते हैं फसलों की, क्रॉप्स की, तो वाटर स्प्रिंकल्स के थ्रू हम कर सकते हैं, क्योंकि इवेपोरेशन लूजेस से बचाने के लिए स्प्रिंकल इम्पोर्टेंट हो जाता है। ड्राई रीजन में और ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं, ट्रिकल इरिगेशन कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन में एक पाइप होता है, बूंद बूंद करके पानी जो है वो पेड़ों की जड़ों में पड़ता रहता है, उन्हें जितनी ज़रूरत होती है उतना पानी उन्हें मिल जाता है, इसमें पानी भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। तो ये जो सब सारे मेथड यहाँ पे बताए गए हैं, ये वाटर को कंजर्व करने के लिए, जिससे कि फसलों की सिंचाई भी हो जाए, हमारा जो जो यूज़ हम चाहते हैं वाटर से वो भी कंप्लीट हो जाए और वाटर को क्या है, कंजर्वेशन भी किया जा सके। तो यहाँ पे देखिए जो मेथड हमें बताए गए थे वो फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना, मतलब वाटर को कंजर्व करने के लिए फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगानी चाहिए, वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, कैनाल्स को मेंटेन करना चाहिए, स्प्रिंकल्स इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन होनी चाहिए, वेजिटेशन कवर को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे मेथड यहाँ पे हमें बताए गए थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन इन वाइल्ड लाइफ। यहाँ पे एक स्टोरी हमें दी गई है, आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं, अगर नहीं पढ़ना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आंसर्स नहीं पूछे जाते हैं। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करती है एक नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर दैट वी कॉल बायोस्फेयर। बायोस्फेयर कहाँ एग्जिस्ट करता है? लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर का एक नैरो जोन होता है जहाँ पर बायोस्फेयर एग्जिस्ट करता है। बायोस्फेयर में ही हमारे सारे जो प्लांट्स, एनिमल्स, लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। बायोस्फेयर और लिविंग थिंग इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट है, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। एक दूसरे पर जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है उसे ही हम कहते हैं इकोसिस्टम। जो एक दूसरे पे हम डिपेंड होते हैं, मतलब अपनी ज़रूरतों के लिए, जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमन हैं, तो इसे ही क्या है, इकोसिस्टम कहा जाता है। अब जो वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, वो हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है। प्लांट्स जो है हमें टिम्बर देते हैं, टिम्बर मीन्स होता है लकड़ी, हमें लकड़ी देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब उसको कटने से, बहने से रोकते हैं। जो ट्रीज़ की, प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं जिससे हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं। शेल्टर बेल्ट से क्या होता है, हमारा जो क्रॉप्स का जो प्रोटेक्शन होता है उसको, जो सॉइल होती है वो उसको उड़ने से बचाते हैं। शेल्टर बेल्ट्स अंडरग्राउंड वाटर को स्टोर करके रखते हैं, हमें फ्रूट्स देते हैं, नट्स देते हैं और लेदर देते हैं, पेपर देते हैं, मेडिसिन देते हैं। ये सारी चीज़ें हमें इससे मिलती हैं, ट्रीज से मिलती हैं। तो ये जो हमारी नेचुरल वेजिटेशन है, इन सब से ये सब बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में।
वाइल्ड लाइफ में क्या क्या आता है, बर्ड्स, इंसेक्ट एज वेल एज एक्वेटिक लाइफ फ्रॉम, ये हमें फॉर्म्स ये हमें प्रोवाइड करते हैं। मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल। इंसेक्ट्स हमें प्रोवाइड करते हैं, जैसे बीज है हमें हनी देती है, हनी प्रोवाइड करती है। फ्लावर्स के पॉलिनेशन में हेल्प करती है। पॉलिनेशन होता है मतलब जो सीड्स होते हैं फ्लावर्स के, उनको एक जगह से दूसरी जगह तक फैलाना, वो मतलब उनकी बॉडी पे लग चिपक जाते हैं या उसकी हेल्प से वो एक जगह से दूसरी जगह पे उन जो बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं फ्लावर्स के, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे वो फैला देती हैं। और पॉलिनेशन में इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है। और इम्पोर्टेंट रोल होता है डिकम्पोजर्स का। इकोसिस्टम में जो जानवर मर जाते हैं उनको डिकम्पोज करना और बाद में ये उसका ह्यूमस बनाते हैं। अब बर्ड्स फीड करती हैं इंसेक्ट से। और अब यहाँ पे जो कॉलम दिया है, डू यू नो, यहाँ पर दिया हुआ है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो वल्चर है उनकी डेथ हो रही है किडनी फेलियर की वजह से। और जो स्कैवेंज करती हैं मतलब उनको एक जो लाइव स्टॉक्स होते हैं उनको एक मेडिसिन दी जाती है डाइक्लोफेन। तो इसकी वजह से मतलब ये एक पेन किलर होता है और इसकी वजह से जो एनिमल्स की डेड होती है जब उन्हें वल्चर खाते हैं तो उनकी जो है किडनी फेलियर हो जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। इस बार जो है यूपीपीएससी एग्ज़ाम में पूछा गया था कि कौन सा यानी केमिकल खाने की वजह से, कौन सी दवाई ऐसी है इसकी वजह से वल्चर की किडनी फेल हो रही है। तो उसका आंसर है डाइक्लोफेन्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, जो ग्रोथ होती है वेजिटेशन की वो प्राइमरी टेम्परेचर और मॉइस्चर पर डिपेंड होती है। तो जो टेम्परेचर और मॉइस्चर है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं वेजिटेशन को ग्रो करने में। वेजिटेशन की जो टाइप्स हैं उन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं फॉरेस्ट में, ग्रीन लैंड्स एंड स्क्रब्स में एंड और टुंड्रा में। ये हमने क्लास 7 की एनसीईआरटी में पढ़ा था, आगे भी पढ़ेंगे, 9, 10, 11, 12 सभी में आएगा। तो जो हैवी रेनफॉल के जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर ह्यूज ट्रीज़ ग्रो कर जाते हैं, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा घने जो फॉरेस्ट होते हैं वो बन जाते हैं और एसोसिएट होते हैं। एबंडेंट वाटर सप्लाई से, जनरली जहाँ पर हैवी रेन होती है वहाँ पर ह्यूज फॉरेस्ट होते हैं। जैसे ही अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीज़ होता है, जैसे रेनफॉल कम होता है जिन जिन प्लेसेस में, वैसे वैसे ट्रीज़ जो है वो फॉरेस्ट है उनका भी जो डेंसिटी होती है, जो घनत्व होता है वो कम होता चला जाता है। जहाँ पर कि मॉडरेट रेनफॉल होती है वहाँ पर स्टैंडर्ड ट्रीज़ होते हैं, ये जो कम हाइट वाले ट्रीज़ होते हैं और जो घासें वो उगती है। और जहाँ पर बहुत ही कम रेनफॉल होता है वहाँ पे थ्रॉनी श्रब्स ग्रो करते हैं। इन एरियाज़ में प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा डीप होती हैं। लीव्स थ्रॉनी होती हैं यानी कांटेदार लीव्स होती हैं। वैक्सी सरफेस होता है ताकि जो मॉइस्चर लॉस है वो ट्रांसपिरेशन की वजह से, मतलब वो जो मॉइस्चर है वो चला ना जाए, मॉइस्चर बना रहे, इसलिए थ्रॉनी लीव्स होती हैं एंड वैक्सी सरफेस होता है। अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन होता है कि जैसे ही हर वाटर में इवेपोरेशन होता है इसी तरह से लीव्स में भी इवेपोरेशन होता रहता है, तो इसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि जो डिसर्टिक प्लांट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उन्हें क्या क्या अडेप्टेशन करनी होती है। उन्हें अपने एनवायरनमेंट में ढलने के लिए, उसकी गर्मी से बचने के लिए, वाटर लॉस से बचने के लिए उनको, उनकी जो लीव्स होती हैं वो थ्रॉनी हो जाती हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाती हैं। और जो प्लांट्स का पूरा सरफेस होता है वो वैक्सी, उस पर कोटिंग हुई होती है जिससे कि इवेपोरेशन ना हो पाए, जिससे कि वाटर की जो कमी है वो ना हो पाए। जहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती है वो पोलर रीजन्स में होता है, जहाँ पर सिर्फ मॉसेस और लिंचेस ही ग्रो कर पाते हैं। फॉरेस्ट को हम क्लासीफाइड कर सकते हैं एवरग्रीन एंड डेसिडियस में। और ये डिपेंड करता है कि वो किस टाइम पर अपनी लीव्स को गिराते हैं। जो एवरग्रीन ट्रीज होते हैं उनको अपनी लीव्स को शेड करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पूरे जो सीज़न होता है उसमें बारिश होती रहती है, तो उन्हें ज़रूरत नहीं होती अपनी लीव्स को गिराने की। तो ये जो, इसलिए इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन इन्हें ट्रीज़ कहा जाता है। और जो ट्रीज़ हैं अपनी लीव्स क्यों शेड करते हैं? अपने मॉइस्चर को बचाने के लिए। उनकी लीव्स में जो है ट्रांसपिरेशन होता है, मॉइस्चर की कमी हो जाती है, इसलिए अपने पेट की पत्तियों को वो गिरा देते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट में तो हमेशा बारिश ही होती रहती है, तो उन्हें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन फॉरेस्ट को क्लासीफाई कर सकते हैं हम ट्रॉपिकल और टेम्परेट के बेसिस पर। सो देयर लोकेशन इन डिफरेंट लैटिट्यूड्स,
तो जो टेम्परेट जो फॉरेस्ट होते हैं वो ठंडी जगह पे होते हैं, और जो ट्रॉपिकल होते हैं 10 से लेकर 23 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में होते हैं। और आज के समय में जो बहुत सारे लोग हैं दुनिया के, वो फॉरेस्ट को ख़राब करने में, उनको डैमेज करने में लगे हुए हैं, बर्बाद करने में लगे हुए हैं। बहुत सारा हिस्सा जो फॉरेस्ट का है वो नष्ट कर दिया गया है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन की डिमांड पूरी करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स को उगाया जा रहा है। और क्रॉप्स को उगाने के लिए लैंड कहाँ से लाया जाता है? फॉरेस्ट को काटा जाता है। हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि फॉरेस्ट धीरे धीरे वैनिश होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। और हम जो है ये मतलब हमें जो अर्जेंट नीड है किसकी, अपने हमारे जो रिसोर्स है वैल्यूएबल, हमारे जो नेचुरल रिसोर्स हैं इन्हें कंजर्व करने की, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि फॉरेस्ट को बचाया जाए और वाटर को कंजर्व किया जाए, और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे जितने भी, उन सबको कंजर्व किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो जो हमारे फॉरेस्ट हैं उन्हें वेल्थ कहा जाता है, मतलब उन्हें हम अपना धन कह सकते हैं। बट वो क्या करते हैं? प्लांट्स को शेल्टर देते हैं, एनिमल्स को शेल्टर देते हैं, मतलब प्लांट्स जो होते हैं वो एनिमल्स को शेल्टर देते हैं और इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं। और जो क्लाइमेट है हमारा, उसको क्या है, जो हैबिटाट्स होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और हम क्या है, और हम जो है इन सबको ख़त्म करते जा रहे हैं, जो हमारी वाइल्ड लाइफ है और जो हमारे नेचुरल रिसोर्स है, फॉरेस्ट है, ट्रीज़ है। इससे क्या है, डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है, सॉइल इरोजन बढ़ रहा है, और जो कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से भी क्या है, बहुत सारी जो मतलब प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं ये सब बढ़ती जा रही हैं, जैसे कि फॉरेस्ट फायर है, सुनामीज़ हैं, लैंडस्लाइड्स हैं। और ह्यूमन क्या है, ये जो कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे टाइगर है, लायन है, एलिफेंट है, डियर, ब्लैक बग्स, इन क्रोकोडाइल एंड राइनोसेरस, ये सब, इन सब एनिमल्स का, इन जो बर्ड्स हैं इनका शिकार करता है। और इनके जो कुछ पार्ट्स होते हैं बॉडी के, जैसे कि स्किन्स है, टीथ है, नेल्स है, ऑर्न्स हैं, इनकी फेदर्स हैं, इन सब का क्या है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बिकते हैं। तो क्या है, एक तरह से इनका जब बहुत ज़्यादा इनका शिकार कर लिया जाता है तो ये क्या है, विलुप्त होने की कगार पे पहुंच जाते हैं। तो एनिमल लाइफ को कंजर्व करने के लिए कुछ नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, जिसमें कि वहाँ का जो, तो यहाँ पे जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो वाइल्ड लाइफ है, उसको सपोर्ट किया जाता है, उसको कंजर्व किया जाता है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नेशनल पार्क में की जाती हैं वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। यहाँ पे कुछ जो एरियाज़ होते हैं, फॉरेस्ट के एरियाज़ होते हैं, उन्हें ही नेशनल पार्क जो है वो मतलब बना दिया जाता है। इंडिया में भी बहुत सारे नेशनल पार्क हैं वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, वेजिटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जो ह्यूमन एक्टिविटी, मतलब ह्यूमन जो अपनी नेचर के साथ छेड़छाड़ करता है, उससे भी क्या है, बहुत ज़्यादा हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूट होता जा रहा है, वाइल्ड लाइफ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। जैसे कि क्रॉप्स को उगाने के लिए कोई लेक होता है, नेचुरल लेक होता है, जिसकी की गहराई 3 फीट से कम होती है या 3 फीट तक होती है। उसमें वो मिट्टी डाल, मतलब ह्यूमन जो है मिट्टी डालते जाते हैं, और फिर धीरे धीरे करके वो जगह क्या है, उसको बिल्कुल प्लेन कर दिया जाता है, वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो की जाने लगती हैं। तो इससे क्या है, जो नेचुरल जो वाटर रिसोर्सेज है उनको, वो भी क्या है, डैमेज हो रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अवेयर होना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, अपने फॉरेस्ट को बचाने के लिए, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए प्रोग्राम्स किए जाने चाहिए। अब लोगों की अवेयरनेस के लिए स्कूल में चिल्ड्रंस जो है उनको इनकरेज करना चाहिए कि बर्ड से प्यार करें, नेचर से प्यार करें, और प्लांट्स को ग्रो करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं, और एनिमल्स को मतलब किल नहीं करना चाहिए। बहुत सी कंट्रीज़ में तो ये लॉ है कि मतलब जो लॉयन है और जो एनिमल है, टाइगर है, डियर है, तो इन सबको क्या है, इनको मतलब इनका शिकार किया ही नहीं जा सकता, इन्हें कोई मार ही नहीं सकता। तो ये जो लॉ है ये वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए है। और जो नेशनल कन्वर्शन है, CITES, इसमें क्या है, एनिमल्स को और बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक जो है इसे एस्टेब्लिश किया गया है। और ये हर सिटीज़न की ड्यूटी है, जितने भी लोग हमारी कंट्री में रहते हैं उन सबकी ड्यूटी है कि जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनको क्या है, सेव किया जाए, इन्हें कंजर्व किया जाए और इनकी सुरक्षा की जाए। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे हो गया है फिनिश। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।